आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमें दिखती तो नहीं पर हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आपकी प्लेट में रखे स्वादिष्ट खाने से लेकर आपके सिंक में रखे साबुन तक, हर जगह केमिस्ट्री अपना जादू चला रही है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम अपनी रोजमर्रा की इन्हीं चीजों में छिपे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के रहस्यों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। नींबू को ही ले लीजिए। उसका वो तेज खट्टा स्वाद तो हम सबको पता है ना? ये असल में एसिड्स यानी अम्लों की पहचान है। दूसरी तरफ अगर हम बेकिंग सोडा या साबुन के झाग की बात करें तो वो स्वाद में थोड़े कड़वे और छूने में चिकने होते हैं। ये होते हैं बेसिस या क्षारक। अपने आसपास इन केमिकल्स को पहचानने का ये एक बहुत ही आसान लेकिन काफी इफेक्टिव तरीका है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हम हर केमिकल को चखकर पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। और यही एंट्री होती है इंडिकेटर्स की। ये बेसिकली हमारे केमिकल डिटेक्टिव्स होते हैं। जैसे लाइकेन से निकाला गया लिटमस जो एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। लेकिन प्रकृति के पास और भी कमाल के इंडिकेटर्स हैं। लाल पत्ता गोभी और सबसे कॉमन हल्दी। सोचिए, जब किसी सफेद शर्ट पर हल्दी का दाग लग जाता है और हम उस पर साबुन रगड़ते हैं तो वो दाग अचानक लाल भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन बेसिक होता है ना मजेदार? तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला, एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन। दूसरा, ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तीसरा, आयनों का रहस्य। चौथा, पीएच की ताकत। और आखिर में पांचवा, सॉल्ट्स यानी लवणों की पूरी फैमिली। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं, एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन और इन अनदेखे रसायनों की पहचान। अभी तक हमने सिर्फ रंग बदलने वाले इंडिकेटर्स की बात की, पर क्या आपको पता है कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी महक यानी स्मेल ही बदल लेते हैं। इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। वैनिला एसेंस या लौंग का तेल इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, इनकी स्मेल पूरी तरह से चेंज हो जाती है। लैबोरेटरी में केमिकल्स को टेस्ट करने का यह एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प तरीका है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, इनकी रिएक्शंस, यानी जब ये केमिकल्स आपस में भिड़ते हैं तो क्या होता है। साइंस की दुनिया के सबसे थ्रिलिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक है पॉप साउंड टेस्ट। होता क्या है कि जब किसी एसिड, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, को जिंक जैसे मेटल के दानों के साथ मिलाया जाता है तो मेटल उस एसिड में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। इससे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब आप इन बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो वो गैस एक बहुत ही साफ पॉप आवाज के साथ जल उठती है। ये टेस्ट सच में दिखाता है कि केमिकल रिएक्शंस कितनी पावरफुल हो सकती हैं। इसी तरह जब एसिड्स किसी मेटल कार्बोनेट के साथ मिलते हैं तो एक और जबरदस्त रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और इस गैस को कंफर्म करने के लिए हम इसे चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारते हैं। गैस के जाते ही लाइम वाटर बिल्कुल दूधिया सफेद हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का ये एक क्लासिक तरीका है। वैसे क्या आप जानते हैं कि नेचर में मिलने वाला चूना पत्थर, चौक और यहाँ तक कि मार्बल भी इसी कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं? खैर, नेचर को हर चीज में बैलेंस बनाना बहुत पसंद है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के असर को बिल्कुल काट देते हैं, ठीक एक तराजू की तरह। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और इसके रिजल्ट में हमें मिलता है सॉल्ट और पानी। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। आते हैं नंबर 3 पर, आयनों का रहस्य। आइए अब इसे थोड़ा और माइक्रो लेवल पर समझते हैं। इन केमिकल्स के बर्ताव का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो है आयन्स। जब एसिड्स और बेसिस को पानी में घोला जाता है तो वे चार्ज्ड पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। एसिड्स पानी में हाइड्रोजन आयन यानी H+ रिलीज करते हैं और यही उनकी एसिडिटी की असली वजह है। वहीं दूसरी तरफ बेसिस पानी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- रिलीज करते हैं। ये छोटे छोटे आयन्स ही इन पदार्थों का पूरा कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। अब एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनिए। अगर आपके पास सूखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है और आप उसे एक सूखे लिटमस पेपर पर चेक करेंगे तो उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि H+ आयनों को अलग होने और अपनी ताकत दिखाने के लिए पानी का होना बेहद जरूरी है।
पानी के बिना एसिडिटी एक्टिवेट ही नहीं होती। और हाँ, जो बेसिस पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम एक स्पेशल नाम देते हैं, एल्कलीज। और यहीं पर एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग आती है। एसिड और पानी को मिलाना एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अगर गलती से भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दिया जाए तो अचानक इतनी गर्मी पैदा होगी कि मिक्सचर बाहर छलक सकता है, जिससे गंभीर रूप से जलने का खतरा रहता है और कांच का बर्तन भी टूट सकता है। इसलिए रूल हमेशा याद रखिए, हमेशा पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाना चाहिए, कभी भी एसिड में पानी नहीं। अब चलते हैं नंबर 4 पर, पीएच की शक्ति। आइए देखते हैं कि हम इन इनविजिबल आयंस की लड़ाई को नापते कैसे हैं। इस लड़ाई को नापने के लिए हमारे पास है यूनिवर्सल पीएच स्केल। इसमें पी का मतलब है पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। ये स्केल 0 से 14 तक होता है। नंबर जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयंस उतने ही ज्यादा होंगे, यानी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। 7 का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध पानी। और 7 से ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे चीजें बेसिक या क्षारीय होती जाएंगी। ये पीएच स्केल सिर्फ लैब के लिए नहीं है, ये सीधे हमारी बॉडी से जुड़ा है। कभी सोचा है पेट में जलन क्यों होती है? वो बहुत ज्यादा एसिड बनने की वजह से होती है, जिसे शांत करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे दांत, अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों का इनेमल सड़ने लगता है। इसीलिए तो हम बेसिक नेचर वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही एक निरंतर रासायनिक लड़ाई है। और सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, बाहर जंगलों में भी एसिड और बेस के बीच एक नेचुरल केमिकल वॉरफेयर चल रहा है। मधुमक्खी का डंक शरीर में एक एसिड छोड़ता है, जिसका दर्द कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, जो एक बेस है। जंगलों में एक नेटल नाम का पौधा होता है, जिसके पत्ते छूने पर मिथेनॉइक एसिड निकलता है और भयंकर जलन होती है। पर नेचर की सेटिंग देखिए, उसी के ठीक बगल में डॉक नाम का पौधा उगता है, जिसको रगड़ने से बेसिक रिलीफ मिल जाता है। कमाल है ना? और हाँ, हमारे टमाटर में भी नेचुरली ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। फाइनली नंबर 5, सॉल्ट्स यानी लवणों की फैमिली। अब इन सारी रिएक्शंस के फाइनल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सारे सॉल्ट्स बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो बनने वाला सॉल्ट एसिडिक होता है, जिसका पीएच 7 से कम होगा। इसके उलट अगर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बनने वाला सॉल्ट बेसिक होता है। तो देखा जाए तो सॉल्ट्स के भी अपने अलग परिवार और अलग अलग पीएच लेवल्स होते हैं। जब भी सॉल्ट्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का। ये सिर्फ हमारे खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आपको महात्मा गांधी का दांडी मार्च तो याद ही होगा, जिसमें ये आज़ादी का कितना बड़ा प्रतीक बन गया था। आज के मॉडर्न टाइम में क्लोर एल्कली प्रोसेस के जरिए यही साधारण नमक बहुत सारे ज़रूरी केमिकल्स बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। असल में कॉमन सॉल्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई चमत्कारों का बेस है। आपके किचन में बनने वाले स्पंजी केक वो बेकिंग सोडा की वजह से फूलते हैं, जो इसी से बनता है। कपड़े धोने वाला वॉशिंग सोडा भी इसी परिवार का हिस्सा है। एक और गजब की चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो अपना पानी खोकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। उसमें वापस पानी मिलाओ तो वो एकदम हार्ड हो जाता है, और यही डॉक्टर्स यूज करते हैं हमारी टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर फिक्स करने के लिए। तो खत्म करने से पहले आपके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर इंसान, जानवर और पौधे एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में जिंदा रहते हैं, पर जरा वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में सोचिए, जो पूरी तरह से घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है। तो क्या वहां के उस एक्सट्रीम एसिडिक और खतरनाक माहौल में किसी भी फॉर्म में लाइफ हो सकती है? क्या ब्रह्मांड में कहीं और इस इनविजिबल आयोनिक बैलेंस पर कोई जीवन सर्वाइव कर रहा होगा? ये सच में दिमाग को घुमा देने वाला सवाल है, जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।